हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रियंका सिंह और हम शुरू करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत से चैप्टर नंबर 42 जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इलेक्शंस क्या हैं। देखिए, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री अपने लोगों की विल को प्रेजेंट करवाती है इलेक्शन के थ्रू। यानी कि इलेक्शन एक ऐसा मीडियम है जिससे किसी भी कंट्री के रहने वाले या उसकी जो पॉपुलेशन है या वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी विल रिप्रेजेंट कराते हैं। कैसे कराते हैं? अपने बीच में से ही कुछ अपने लोगों को चुन के जो उन्हें लगता है कि उनकी आवाज़ है, जो उन्हें लगता है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, उनके हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, उनका भला सोच सकते हैं। अपने ही बीच में से कुछ लोगों को चुन के वो आगे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में पहुंचाते हैं, जहां जाके वो उनके लिए लॉज बना सकें, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये एक कंट्री के लोगों की विल होती है इलेक्शन, कि वो अपने बीच में से अपने लिए आवाज़ उठाने वालों को चुन सकें। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को चुन रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्शन। और ये इलेक्शन का प्रोसेस फ्री एंड फेयर मैनर में हो सके, बिना किसी जालसाजी के, बिना किसी धोखेधड़ी के, बिना किसी दबाव के या बिना किसी प्रेशर के, उसके लिए हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी की ज़रूरत थी। इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि वो किसी के अंडर काम नहीं कर रही होगी। किसी के अंडर अगर काम करेगी तो उसकी मर्ज़ी के हिसाब से चलना होगा। लेकिन अगर हमको फ्री एंड फेयर कोई भी चीज़ करनी है तो हमारे पास खुद की पावर्स होनी चाहिए ना। तो इसलिए हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी की ज़रूरत थी और वो इंडिपेंडेंट बॉडी बनी हमारी इलेक्शन कमीशन, जिसका की मेंशन है पार्ट 15 में और आर्टिकल 324 में। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। आर्टिकल 324 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी है कि वो होने वाले इलेक्शंस को सुपरवाइज कर सके और कंट्रोल कर सके अपने अकॉर्डेंस में। यानी कि जो तरीका उसे बेहतर लगता है इलेक्शन कमीशन को, वो तरीका अपना के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करा सके। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन किस किस चीज़ के लिए इलेक्शन करवाते हैं? तो सबसे पहला तो है प्रेसिडेंट के लिए करवाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए करवाते हैं, पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। इलेक्शन कमीशन एक ऑल इंडिया बॉडी है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट लेवल पे अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो भी इलेक्शन कमीशन ही करवाएगी, और अगर सेंट्रल लेवल पे कोई इलेक्शन हो रहा है तो भी उसे इलेक्शन कमीशन ही करवाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाएगा, उसके बदले में उसे स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि एक सेपरेट चीज़ है, हम दूसरे वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे। वहाँ इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका क्या रोल होता है और इसकी क्या ज्यूरिसडिक्शन होती है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, अगर नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोई भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो उन्हें कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। अब इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या है हम वो जानते हैं। 1950 से लेके और 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। सिंगल मेंबर बॉडी का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान काम कर रहा था, लेकिन कमीशन के जो मेंबर थे वो सिर्फ एक ही थे। बाकी उनके असिस्टेंस के लिए, उनका प्रेशर बांटने के लिए और लोग थे जो उनके अंडर में काम कर रहे थे, लेकिन कमीशन में बेसिकली एक ही मेंबर थे। फिर क्या हुआ कि हमने वोटिंग एज को 21 से घटा के 18 कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ज्यादा लोग इस दायरे में आ गए कि जो वोट डाल सकते हैं, तो वो प्रेशर हैंडल करने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन में दो मेंबर्स को और ऐड कर दिया। अब जो हमारे पास एक मेंबर है उनको हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि सीईसी, और जो दो मेंबर ऐड किए गए हम उनको कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। जब हम किसी भी चीज के बारे में डिसीजन लेंगे, यानी कि इलेक्शन कमीशन किसी भी चीज के बारे में डिसाइड करेगा, तो वो डिसीजन मेजोरिटी से होगा। अब क्योंकि 3 ही मेंबर हैं तो इसका मतलब 2 लोग मिलकर मेजोरिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। अब इनकी सैलरीज क्या है, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है हम वो जानते हैं। जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं यानी कि जो सीईसी हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और इसके अलावा जो 2 ईसी हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और इसके अलावा जो रीजनल कमिश्नर्स हैं जो उनकी असिस्टेंस के लिए, उनकी मदद करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन कमिश्नर्स की जो सैलरी होती है, जो अलाउंसेस होती है, वो सिमिलर होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के।
यानी कि दोनों को एक बराबर सैलरी मिलेगी। अब इलेक्शन कमीशन के टेन्योर के बारे में साफ मेंशन किया हुआ है कि 6 इयर्स या 65 इयर्स, यानी कि या तो वो 6 साल का टर्म सर्व कर लें या उनकी एज उससे पहले 65 ईयर हो गई हो। इनमें से जो भी चीज़ पहले हो जाएगी, यानी 6 साल पहले हो जाए या 65 ईयर्स पहले हो जाए, तब तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं। जो हाईलाइट वाली टर्म है वो यही है, 6 इयर्स और 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। अब हमने ये बात कर ली कि इलेक्शन कमीशन की हमको ज़रूरत क्यों हुई, इसका कॉम्पोजिशन क्या हुआ। शुरू में मैंने एक बात बोली थी कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसके लिए कुछ उसको सेफगार्ड्स दिए गए हैं, कुछ ऐसी इंडिपेंडेंस इम्पार्शियल फंक्शनिंग के लिए अश्योर की गई है। वो कहाँ लिखा है? वो आर्टिकल 324 में लिखा है। आर्टिकल 324 ये कहता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमें हटाना होगा तो उसके लिए हमें वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए हम अपनाते हैं। इसका मतलब उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। हम ऐसे ही नहीं उन्हें हटा सकते, उसके लिए उनके ऊपर जो चार्ज लगाया गया है वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह उन्हें हटाया जाएगा, तो वही प्रोसेस होगा कि पहले इंक्वायरी बैठेगी और उनके चार्जेस को प्रूव किया जाएगा कि इन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई है और इनके ऊपर मिसबिहेवियर क्या या इनकैपेसिटी का जो चार्ज लगा है वो सही है। उसी केस में उनको हटाया जा सकता है। दूसरा, उसके बाद में क्या है कि हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो सेकंड चीज़ क्या है कि जब उन्हें अपॉइंट किया गया है तब उनकी जो सर्विस कंडीशंस थी वो चेंज नहीं की जाएंगी। और थर्ड हमारा पॉइंट ये है कि अगर कोई और इलेक्शन कमिश्नर है वो तब तक नहीं हटाया जा सकता। अभी तक जो बात हम कर रहे थे वो सीईसी की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर की और रीजनल कमिश्नर की। तो उनको तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक सीईसी खुद ना कहें। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं बोली गई है। कोई एजुकेशनल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल कोई भी क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। और ना ही ये कहा गया है कि जो सीसी के अलावा बाकी 2 मेंबर्स हैं इलेक्शन कमिश्नर, वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते अपने ऑफिस में रिटायर होने के बाद। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पावर एंड फंक्शंस, कि हमने इंडिपेंडेंस की तो बात कर ली कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब उसके पास पावर्स क्या हैं और वो काम क्या क्या करते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास 3 तरह की पावर्स होती हैं, जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल। ये क्या हैं, अब हम इनको जानते हैं। जब हम इलेक्शंस करवाते हैं तब हम एक रीजन के एरियाज को पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिन्हें कहते हैं, उसमें हम उस एरिया को डिवाइड करते हैं। और ये काम कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन। किसके माध्यम से? इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। यानी इलेक्शन कमीशन ही सजेस्ट करेगी किस एरिया को किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रखा जाएगा। फिर जो भी इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, जो रजिस्टर्स होते हैं जिसमें जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनके नाम होते हैं, वो कौन प्रिपेयर करता है? वो भी इलेक्शन कमीशन करते हैं। कोई मेंबर अपना नॉमिनेशन दे रहे हैं इलेक्शन के लिए, अपना नाम लिखवा रहे हैं, तो इलेक्शन कब होगा वो डेट्स नोटिफाई करना, वो शेड्यूल नोटिफाई करना, वो किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं हमारे यहाँ, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या वो यूनियन लेवल की हो यानी सेंट्रल लेवल की हो, उनके जो नाम है, जो उनके सिंबल हैं, जो उनको रिकॉग्निशन दी जा रही है, वो कौन करता है? ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को लेके कोई भी, या सिंबल के अलॉटमेंट को लेके कोई भी इशू हो जाता है, तो उसके रिगार्ड में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सुलझाएगा कौन? इलेक्शन कमीशन। फिर कोई भी ऑफिसर्स हैं जिनको हमें इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स के लिए अपॉइंट करना है, यानी कि जब हम इलेक्शन करवा रहे हैं तो हमको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना। इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी पब्लिक है, उसको मैनेज करने के लिए हमको बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कमीशन में ही तो 3 मेंबर हैं, लेकिन उसके अलावा असिस्टिंग स्टाफ तो बहुत ज़्यादा होता है ना। उसको मैनेज करने के लिए जो भी हमें ऑफिसर्स अपॉइंट करने होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन खुद ही करते हैं। उसके बाद में जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे आपने सुना होगा जब इलेक्शंस होने वाले हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेट कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है। वो कौन करेगा? वो भी इलेक्शन कमीशन ही करवाएगा। और उसके अलावा प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्ड में, यानी कि अगर कोई भी एमपी की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर है तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देंगे? इलेक्शन कमीशन। उसके अलावा अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है और वहाँ का कोई एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है तो गवर्नर को एडवाइस भी इलेक्शन कमीशन ही देंगे। उसके बाद में अगर किसी, अब मान लीजिए कि ये सारी तैयारी हो गई पहले की, अब इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई वायलेंस हो गया, कोई बूथ कैप्चरिंग हो गई, कोई धोखाधड़ी, कोई इरेगुलरिटी लग रही है इलेक्शन कमीशन को, तो वो वहाँ के पोल्स को कैंसिल करवाने का भी हक रखते हैं। इतनी पावर भी है उनके पास कि लो, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम इलेक्शन करवा ही नहीं रहे, ख़त्म।
अब प्रेसिडेंट या गवर्नर को जो भी उन्हें स्टाफ चाहिए होगा इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर है, यानी कि वहाँ पे इमरजेंसी है और प्रेसिडेंट का रूल लगा हुआ है और उसको 1 साल हो चुका है, तो पहले प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन से ये एडवाइस लेंगे कि क्या वो सूटेबल टाइम है, अब इलेक्शन हो सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन हो सकता है तो स्टेट मशीनरी को हम रीइंस्टॉल कर देंगे, और अगर नहीं हो सकता तो वो इमरजेंसी का पीरियड आगे बढ़ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट में ये है कि जैसे मान लीजिए इलेक्शंस हो गए, उसके बाद में जो इलेक्शन के रिजल्ट्स रहते हैं और जैसे जैसे जिस पॉलिटिकल पार्टी ने वोट गेन किए हैं उसके अकॉर्डेंस में, उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर सकता है। ये पावर भी इलेक्शन कमीशन के ही पास है। इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कौन करता है? डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, जो ड्रॉ किए जाते हैं, यानी कहाँ से आते हैं वो? सिविल सर्विसेज से, और एक फिक्स टेन्योर के साथ उनकी अपॉइंटमेंट होती है। और उनको असिस्ट कौन करता है? सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज। ठीक है, वो इतनी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन आपको इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अपने दिमाग में ज़रूर रखनी है। अब स्टेट लेवल पे जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शन कमिश्नर को कौन असिस्ट करेगा? वहाँ पे होंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिनको कौन अपॉइंट करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि CEC, विद स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन में। पहले वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन लेंगे और उसके बाद में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो कि पोलिंग बूथ पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कैसे इलेक्शन हो रहा है उसको फ्री एंड फेयर कराने में इलेक्शन कमीशन की हेल्प करते हैं। अब लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जो कि आपको याद रखने हैं। पहले हमारे EC थे सुकुमार सेन, जिन्होंने 8 ईयर्स तक सर्व किया था। जो लॉन्गेस्ट सर्विंग हमारे EC रहे हैं उनका नाम है कल्याण सुंदरम, और उन्होंने 8 ईयर्स 284 डेज तक काम किया था। ये फैक्ट्स आपको UPSC में भी काम आएंगे और उसके साथ साथ आपके लिए PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PCS का जो एग्जाम होता है वो फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट है हमारा जो फर्स्ट वुमेन EC रही हैं हमारी, वो हैं VS रमा देवी, और जो हमारे 25th एंड लास्ट EC हैं उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, बस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के एंड में। मैंने अपनी तरफ से सारा मटेरियल एक साथ कंसोलिडेट करके आपको देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ फ्री फील करिए और कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप में से हर एक के डाउट को इंडिविजुअली मैं रिप्लाई कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग विद प्रियंका सिंह।